देखिए, ये रहे सम्राट टट खुद हमारे ठीक सामने। करीब 3000 साल बाद ये कब्र उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन जब इसे पहली बार खोला गया तो रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत होने लगी। लेकिन सम्राट टट के उस श्राप के पीछे का प्राणघातक राज क्या है? ये असल में एक परग्रही शक्ति है जिसका इस्तेमाल प्राचीन मिस्र के लोग इन कब्रों की हिफाजत के लिए करते थे। क्या परग्रही टेक्नोलॉजी हमें अपने अतीत के बारे में जानने से रोक देगी? इस कब्र में कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में हम अभी तक कुछ नहीं जानते हैं। और अगर ऐसा है तो उस श्राप के खत्म होने पर क्या होगा? मैं तो यही मानता हूँ कि वो श्राप खत्म होने के बाद परग्रही वापस लौट आएंगे। वो कौन थे? वो कहां से आए थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो लौटकर आएंगे? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज, द फेरोज कर्स। ओक आइलैंड, नोवा स्कॉशिया, कनाडा, 2017। रिक और मार्टी लगीना अपनी उस जमीन को देखने आए जो उन्होंने 10 साल पहले उस सदियों पुरानी गुत्थी को सुलझाने के लिए खरीदी थी, जो सन 1795 में शुरू हुई थी। तब खेतों में काम करने वाले नोवा स्कोशिया के 3 लड़कों ने आधी रात को समंदर के किनारे पर एक रोशनी देखी और उसका पता लगाने के लिए चल पड़े। एक मिथकीय श्राप के मुताबिक 7 लोगों की बलि के बाद ये टापू अपनी सतह की काफी गहराई में गड़ा एक खजाना देगा। उस खजाने की खोज में अभी तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। खजाना ढूंढने वाले लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस टापू पर खोज करते रहे हैं और इसके मौजूदा मालिक ने तो यहाँ ऐसे ऐसे भारी उपकरण भी मंगवा लिए जिनका इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ था, और उनका एक ही मकसद है ओक आइलैंड का पर्दाफाश करना। मगर कुछ प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों का कहना है कि वो जानते हैं कि यहाँ क्या मिलेगा। इस टापू पर एक गहरा मुहाना है और उसे यहाँ बहुत गहराई तक खोदा गया है। उसमें कई स्तरों पर पानी के लिए सुरंगें भी बनी हैं, जिनसे समंदर का पानी अंदर आता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों ने किसी खास चीज की हिफाजत के लिए कितनी मेहनत की थी, और मेरा अंदाजा है कि वो चीज कोवेनेंट का आर्क है। द आर्क ऑफ कोवेनेंट, वो सुनहरा संदूक जो 10 कमांडमेंट्स को रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन वो भला ओक आइलैंड पर 100 फुट से ज्यादा की गहराई में कैसे पहुंच सकता है? और फिर उस श्राप से उसका क्या लेना देना? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि इस सवाल का जवाब करीब 8000 किलोमीटर दूर 14वीं सदी ईसा पूर्व के एक और श्राप से मिल सकता है। इजिप्ट, वैली ऑफ द किंग्स, 4 नवंबर सन 1922। ब्रिटेन से आई हावर्ड कार्टर की एक्सकवेशन टीम के साथ काम कर रहा एक लड़का एक रात अपने गधे पर सवार घर लौट रहा था। तभी गधे का पैर एक जगह रेत में धंस गया। लड़के को लगा कि उसे शायद एक कब्र का मुहाना मिल गया है, तो वो भागा भागा कार्टर के पास गया। जब हावर्ड कार्टर वहां पहुंचे और खुदाई की तो वो आखिरकार कब्र के अंदर पहुंच ही गए, 72 सीढ़ियां नीचे, और फिर वो कब्र के बंद दरवाजे तक पहुंचे जो सामने था। यहाँ पर उन्होंने दीवार को तोड़ने के पहले उसमें एक सुराख बनाया। हावर्ड कार्टर ने अंदर झांक कर देखा और बोले, अंदर बड़ी कमाल की चीजें हैं। बिल्कुल यही कहा था और उनकी बात सच भी थी। सम्राट टट की कब्र के अंदर बड़ी अनोखी चीजें रखी थी। कब्र के अंदर सोना और कई दूसरी चीजें थी। हावर्ड कार्टर और उनकी टीम ने सम्राट तूतनखामन की कब्र ढूंढ निकाली थी। आज भी उसे वैली ऑफ द किंग्स में मिली सबसे ज्यादा संरक्षित और सबसे अच्छी स्थिति वाली कब्र माना जाता है। उसकी खोज करने वाली टीम रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गई।
लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक टिकी नहीं। जब सम्राट टट की कब्र खुली तब वहां काम करने वाले मजदूर, खासकर मिस्र के मजदूर, बड़े डरे हुए थे। उन्हें मालूम था कि मिस्र की फैरों की कब्रें शापित हैं। जो भी कब्र में पहले जाएगा मारा जाएगा। हालांकि पश्चिम के लोगों ने श्राप वाली उस कहानी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन सम्राट तूतनखामन की कब्र खुलते ही बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उनमें से कुछ तो उस श्राप से जुड़ी भी लग रही थी। उस कब्र का मुहाना खुलने के बाद ही एक दूत पुरातत्व शास्त्री के घर गया, हावर्ड कार्टर के घर। उसने देखा कि कार्टर के पालतू कैनरी एक नाग के मुंह में है और नाग फैरो का प्रतीक चिन्ह था। बाद में पता लगा कि लॉर्ड कनावन की गाल पर भी एक मच्छर ने काट लिया था, ठीक उसी जगह पर जहां सम्राट टट को भी एक जख्म था। और फिर बड़े रहस्यमय तरीके से खून की एक बीमारी से हफ्ते भर में उनकी मौत हो गई। उस कब्र में एक और पुरातत्व शास्त्री हावर्ड फील्ड्स भी गए थे। उनके घर में आग लग गई और फिर उसमें पानी भर गया। इसके बाद लोग सोचने लगे कहीं ये सब तूतनखामन के श्राप की वजह से तो नहीं हो रहा। कहा गया था कि इस कब्र के खुलने पर 7 लोगों की मौत होगी और इतनी ही बलियां ओक आइलैंड भी लेने वाला था। मिथ तो यही कहती थी। तो क्या सच में एक श्राप सम्राट तूतनखामन की कब्र की सुरक्षा कर रहा था? अगर हां, तो इसके पीछे क्या था? श्राप असल में एक जादुई टेक्नोलॉजी थी। हेका का वो औजार था जिसका इस्तेमाल प्राचीन मिस्र के लोग करते थे और उनका कहना था कि उन्हें ये उपहार उनके परग्रही देवताओं से मिला है। ये इस बात का सबूत है कि फैरो का वो श्राप असल में एक परग्रही शक्ति या एक परग्रही टेक्नोलॉजी थी जिसका इस्तेमाल प्राचीन मिस्र के लोग अपनी कब्रों की हिफाजत के लिए करते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट तूतनखामन की कब्र खुलते ही एक परग्रही टेक्नोलॉजी सक्रिय हो गई हो? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक कहते हैं कि ऐसा ही हुआ था और उनका मानना है कि इससे जुड़े कुछ और सुराग कब्र में मिली जादुई ईंटों से मिल सकते हैं। तूतनखामन की कब्र में 4 ईंटें 4 मुख्य जगहों पर रखी थीं और उन्हें बुक ऑफ द डेथ के अध्याय 151 के कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था ताकि वो मरने वाले को सुरक्षित रखें। वो लोग जादूटोना पर यकीन रखते थे। उन्हें शब्दों की ताकत पर विश्वास था। उनके लिए शब्द शक्ति थे, उनकी सुरक्षा थे। अगर आप किसी तिब्बती मठ में जाएंगे तो वहाँ आपको प्रार्थना चक्र या प्रार्थना करने वाले पहिए मिलेंगे जो बड़े दिलचस्प होते हैं क्योंकि लोग उनके पास से गुजरते हैं और उन ड्रम जैसे पहियों को हाथ से नचाते हुए आगे बढ़ते हैं। वो मानते हैं कि उनके पहियों को नचाने से ही उनके आसपास के जगह में मौजूद शब्द प्रभावित हो जाएंगे। उनके मुताबिक उनके पास की जगह जागृत और बुद्धिमान होती है। इससे तो यही लगता है कि कुछ शब्द सचमुच किसी शक्ति में समा जाते हैं और वो एक ऐसी शक्ति होती है जिस तक सिर्फ परग्रही जीव या किसी और दुनिया के जीव ही पहुंच सकते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्राचीन मिस्र के लोग उन परग्रहियों के संपर्क में थे जो इस तरह के जादुई कारनामे कर सकते थे, जो कब्र जैसी जगह पर घुसपैठ करने वाले को सजा दे सके? अगर प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों की ये राय सही है कि वो जादुई ईंटें असल में परग्रही टेक्नोलॉजी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हावर्ड कार्टर ने सम्राट तूतनखामन की कब्र के मुहाने को पार किया तो वो जागृत हो गई? और कहीं उनका ओक आइलैंड के उस श्राप से भी तो कोई रिश्ता नहीं है? इससे जुड़े प्रमाण शायद सम्राट तूतनखामन की कब्र से मिली एक ऐसी चीज की जांच से मिल सकते हैं जो उन ईंटों से नहीं बल्कि 5वीं ईंट से मिले थे। हैरानी की बात तो यह है कि जब इजरायली मिस्र से पलायन कर रहे थे तब आखेनाटन के अनुयायियों को भी मिस्र छोड़ने पर मजबूर किया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हजरत मूसा मानव सभ्यता को एक अलग दिशा में ले जाने की परग्रहियों की योजना का हिस्सा थी?
22 सितंबर सन 1926 हावर्ड कार्टर और उनकी टीम ने 5वीं बार सम्राट तूतनखामन की कब्र पर खुदाई शुरू की। इस बार उनका मकसद था कब्र के दूसरे छोर पर बने एक बिना दीवारों वाले कमरे की जांच, जिसे ट्रेजरी कहा जाता था। वो जैसे ही उसके अंदर पहुंचे, उन्हें वहां एक 5वीं जादुई ईंट मिली। उस 5वीं ईंट पर एक डराने वाली बात लिखी थी, मैंने इस गुप्त कक्ष के अंदर रेत तक को नहीं आने दिया है और मैं उसे भी रेगिस्तान की आग में भस्म कर दूंगा जो इसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा। मैंने ही रेगिस्तान में आग लगाई थी, मैंने ही लोगों को रास्ते से भटकाया था और मैं यहाँ मृतक की सुरक्षा के लिए हूँ। अब ये बात समझ के परे है कि तूतनखामन की कब्र में वो 5वीं ईंट क्यों रखी थी। दूसरे फेरो की कब्रों में सिर्फ 4 जादुई ईंटें ही मिली थीं, लेकिन सम्राट तूतनखामन की कब्र में 5वीं ईंट भी थी। मगर क्यों? शायद वो 5वीं ईंट एक सुराग हो, एक तरह से खजाने के नक्शे पर बना वो निशान हो जो ये बताता हो कि उस खास जगह पर कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। 28 सितंबर 2015 ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट निकोलस रीव्स ने सम्राट तूतनखामन की कब्र के हाई रेजोल्यूशन स्कैन्स की जांच करते समय एक बड़ी अहम खोज की। शायद उस कब्र के अंदर कुछ छिपे हुए सुराख थे। डॉक्टर रीव्स ने इस दीवार की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें देखी तो उन्हें वहां एक दरार नजर आई जो उन्हें एक दरवाजे जैसी लगी और वो ठीक यहाँ इस जगह पर थी। फिर यहाँ थर्मल स्कैनर लगाए गए और इस दीवार के पीछे वाले हिस्से को स्कैन करने पर उन्हें इस जगह के आसपास कुछ सुराख मिले। इसके बाद उन्होंने उत्तर वाले कमरे में जाने की इजाजत ली और खुदाई करके देखा कि उस कमरे के पीछे क्या है, लेकिन इस अभियान के शुरू होने के कुछ महीने पहले ही इसे बिना कोई कारण बताए रोक दिया गया। इस गुप्त कक्ष में कौन या क्या छिपा था, इस बात पर बड़ी बहस हुई, लेकिन कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि वहां शायद मिस्र के सबसे विवादास्पद फेरो आखेनाटन के अवशेष रखे हैं, जो सम्राट तूतनखामन के पिता थे। प्राचीन मिस्र शुरू से बहुईश्वरवादी रहा था, जहां कई देवी देवता थे, मगर तभी एक नया लीडर, एक नया फेरो आया जिसकी सोच भी नहीं थी। आखेनाटन ने ऐलान किया कि अब सिर्फ एक ईश्वर होगा और लोग सिर्फ एक ही ईश्वर पर आस्था रखेंगे, एटन यानी सूर्य पर। लोग सिर्फ सूर्य देवता की ही पूजा करेंगे। सूरज के गोले की तस्वीर की, मगर इस बात ने पूरे साम्राज्य में भूचाल ला दिया। मगर ऐसा क्या था जो अपने खुशहाल साम्राज्य में आखेनाटन ने अचानक एक ऐसा फैसला ले लिया जो जनविरोधी था। प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि शायद वो किसी परग्रही शक्ति से प्रभावित था। उस जमाने के चित्रकारों की बनाई उसकी तस्वीरें इसे प्रमाणित करती हैं। आखेनाटन ने अपने सभी तरह के कलाकारों को ये सख्त निर्देश दे रखा था कि वो अपने चित्र या शिल्प में सिर्फ वही बनाएं जो वो देख रहे थे। ये बात बड़ी अजीब सी लगती है क्योंकि उन चित्रों में आखेनाटन खुद भी बड़ा अजीब सा नजर आता है। आखेनाटन ने खुद को भी बड़े अनोखे अंदाज में दिखाया था। उसका चेहरा काफी लंबा था, पेट काफी बाहर निकला था और उसके पैर मुर्गियों की तरह पतले थे और खोपड़ी भी पीछे से काफी लंबी थी। दूसरे सभी फेरो ने खुद को ऐसा ही दिखाया था, जैसे वो काफी बलशाली हो और खूबसूरत भी हो। ऐसे में दिल तो यही कहता है कि आखेनाटन शायद खुद एक परग्रही हाइब्रिड था, इसलिए उसने एक देवता वाला नियम लागू किया था। यह भी हो सकता है कि आखेनाटन जिस सूर्य के गोले एटन की पूजा करता था वो आसमान में चमकने वाला सूरज नहीं था बल्कि एक परग्रही था और उसने ही आखेनाटन को ऐसा करने का निर्देश दिया हो। लेखों में उसे पंखों वाला गोला बताया गया है, मगर सूरज को कहीं पंख वाला गोला नहीं कहा गया है। आखेनाटन के मौत के बाद उसके विरोधियों ने उसकी हर विरासत को तहस नहस कर डाला। यहाँ सम्राट तट की कब्र के ठीक सामने है बेहद रहस्यमय KV55। अधिकांश मिस्र विज्ञानी मानते हैं कि उसके अंदर रखी मम्मी
सम्राट अखेनाटन की है। उन्हें ताबूत भी टूटा फूटा मिला और वहां दीवारों पर बने चित्रों को भी खुरेद दिया गया था जानबूझकर। और ये बात भी सही लगती है, साफ दिखता है अंदर से सम्राट अखेनाटन की यादों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई थी। कब्र को बुरी तरह से उजाड़ दिया गया है, इसीलिए ये बात दावे से नहीं कही जा सकती कि ये कब्र आखिर किसकी है। कुछ इजिप्टोलॉजिस्ट्स का कहना है कि इसके अंदर से मिली मम्मी की जांच से पता लगा है कि वो अखेनाटन की नहीं बल्कि किसी और की कब्र थी। उस मम्मी की जांच से पता लगा कि वो शख्स 20 से 30 साल के बीच का था। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 24-25 साल रही होगी। हम जानते हैं कि अखेनाटन सिर्फ 16 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ गया था। उसने 17 साल तक राज किया था। इसका मतलब है कि वो कम से कम 34 साल तक जिंदा रहा था। प्राचीन मिस्र के लोग नहीं चाहते थे कि हम अखेनाटन के बारे में कुछ जानें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो श्राप सिर्फ सम्राट टट की कब्र की रक्षा कर रहा था या फिर वो किसी और गहरे राज को छिपाने के लिए था। तो क्या सम्राट अखेनाटन की मम्मी को इस कब्र में दफनाने के बजाय बड़े खुफिया तरीके से उसके बेटे सम्राट तूतनखामन की कब्र के एक गुप्त कक्ष में दफना दिया गया था? और फिर फेरो का वो श्राप हमें इस कब्र से दूर रखने के लिए था, ताकि हम सही समय आने से पहले उसे ढूंढ नहीं सके और ये नहीं जान सके कि अखेनाटन मूल रूप से एक परग्रही था। प्राचीन अंतरिक्ष विचारक इसे सही मानते हैं। वो कहते हैं कि इससे जुड़े कुछ और राज हमें सम्राट तूतनखामन के ताबूत और उसके ऊपर से मिटाए गए नाम की जांच से मिल सकते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जब इजरायली मिस्र से पलायन कर रहे थे, तभी अखेनाटन के अनुयायियों को भी मिस्र छोड़ने पर मजबूर किया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हजरत मूसा और अखेनाटन की कहानियां मानव सभ्यता को एक अलग दिशा में ले जाने की परग्रहियों की योजना का हिस्सा थी? इजिप्ट, वैली ऑफ द क्वीन, 26 जनवरी सन 1909। सम्राट की कब्र की खोज से 13 साल पहले अभिनेता और नाटककार जोसेफ लिंडन स्मिथ और इजिप्टोलॉजिस्ट आर्थर वाइगल ने हावर्ड कार्टर की टीम के लिए एक नाटक पेश किया। उसमें श्राप की बात थी जो आमुन के पुजारियों ने सम्राट अखेनाटन को दिया था, क्योंकि उसने उन्हें नकार दिया था। उस श्राप के मुताबिक मौत के बाद अखेनाटन दूसरी दुनिया में नहीं जा सकता था, बल्कि भूत बनकर पृथ्वी पर ही भटकता रहता। जब वो नाटक खेला जा रहा था, तब कुछ बड़ी ही अनोखी घटनाएं हुई। अचानक ही एक तूफान आया और नाटक की एक अभिनेत्री अंधी हो गई। एक नाटककार की पत्नी किसी अनजान अनोखी बीमारी का शिकार बन गई और तब इस बात की चर्चा होने लगी कि अखेनाटन को दिया गया वो श्राप कहीं सच तो नहीं है। श्रापों की कई कहानियों में कहा गया है कि कोई एक मंत्र या एक खास वाक्य पढ़ने पर वो श्राप जागृत हो जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं वहां कोई परग्रही यंत्र तो नहीं रखा था जो आवाज पर सक्रिय हो जाया करता था। कहीं वो भी वैसे ही तो काम नहीं करता था जैसे हम अमेज़न के एलेक्सा या सिरी से बात करते हैं और उसे अपनी आवाज से सक्रिय करने के बाद उसे निर्देश देते हैं और उसके बाद उनसे अपना काम करवाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां कोई परग्रही टेक्नोलॉजी थी जो सम्राट तूतनखामन की कब्र के खुलने और उस नाटक में लिखे किसी प्राचीन वाक्य को बोलने पर सक्रिय हो गई हो और तब अखेनाटन का श्राप भी जागृत हो गया हो। प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों के मुताबिक वो श्राप सिर्फ ये छिपाने के लिए नहीं था कि अखेनाटन असल में एक परग्रही मूल का था, बल्कि वो मानव सभ्यता के अतीत से जुड़े कई और राज छिपाने के लिए भी था।
और उनका पता सम्राट तूतनखामन के ताबूत की जांच से मिल सकता है। हर मम्मी के ताबूत पर उसके अंदर रखे राजा का चेहरा बना होता था। उसके चेहरे को ऐसे बनाया जाता था कि वो अंदर रखी मम्मी जैसा नजर आता था। भले ही ताबूत लकड़ी का बना हो या सम्राट टट के ताबूत की तरह ठोस सोने का, उसके ताबूत को भी सम्राट टट के जैसा ही दिखना चाहिए था। किसी भी फेरो को सिर्फ एक ताबूत में नहीं बल्कि एक रशियन नेस्टिंग डॉल की तरह एक के अंदर एक बने ताबूतों में रखा जाता था। सम्राट तूतनखामन के 3 ताबूत थे। मेरे सामने रखा है सम्राट का ताबूत। इसके बीच वाले ताबूत को लेकर काफी बहस भी हुई है। इसके ऊपर बना चेहरा बाकी ताबूतों पर बने चेहरे से अलग है। इसके अलावा उस ताबूत के ऊपर जहां चित्र लिपि में उस सम्राट का नाम लिखा था उसे मिटाकर उसकी जगह सम्राट टट का नाम लिख दिया गया था। बाद में की गई जांच के बाद उन्होंने सम्राट टट के नाम के नीचे लिखे नाम को पढ़ लिया था और वो नाम था आंखे पेरूरा, और आंखे पेरूरा सम्राट टट का नाम नहीं था। तो आंखे पेरूरा के ताबूत के अंदर सम्राट तूतनखामन की मम्मी क्यों रखी गई? सिर्फ 19 साल में उसकी मौत हो गई थी, जो कब्र बनाने वालों के लिए एक समस्या थी। उन्हें जल्दी जल्दी कुछ करना था। उन्होंने उस घाटी की सबसे छोटी कब्र में दफना दिया। लेकिन आंखेन पेरूरा कौन था? प्राचीन मिस्र के हर फेरो का नाम गद्दी पर बैठने के बाद बदल जाता था। माना जाता है कि सिंहासन पर बैठने के बाद मिला आंखेन पेरूरा का नाम भी सम्राट तूतनखामन के परिवार के किसी बड़े अहम सदस्य का था। आंखे पेरूरा नाम युवराज टटमोस का सिंहासन वाला नाम हो सकता है। वो भी आखेनाटन का भाई था और उसे सम्राट आखेनाटन के पहले या बाद में राज करना था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। आखेनाटन के उस रहस्यमय भरी टटमोसिस से जुड़ी कई अलग अलग राय है, लेकिन इनमें से सबसे दमदार राय थी उस शख्स की जिसका नाम ही चौंकाने वाला था, सिगमंड फ्रॉयड। वो एक मनोविश्लेषक थे, मगर उसके साथ साथ जुडाइज्म और प्राचीन मिस्र के भी बड़े विद्वान थे। सिगमंड फ्रॉयड 1939 के बड़े मशहूर मनोविश्लेषक थे और उन्होंने ही सबसे पहले ये कहा था कि एक ईश्वरवाद की शुरुआत अखेनाटन ने की थी, और उनका यह भी मानना था कि अखेनाटन के दरबार में कोई था, शायद उसका भाई टटमोस, जो बाद में इतिहास का महान पैगंबर मूसा बना। क्या सिगमंड फ्रॉयड की ये चौंकाने वाली राय सच हो सकती है? क्या ये माना जा सकता है कि आखेनाटन का सगा भाई ही यहूदी मसीहा हजरत मूसा था? फ्रॉयड का कहना था कि हजरत मूसा के जन्म, उन्हें देश निकाला देने और सबसे बड़ी बात उनकी एक ईश्वर पर आस्था की जो बातें बाइबल में लिखी हैं, वो टटमोसिस के ऐतिहासिक विवरण से मिलती है। टटमोसिस नाम का मतलब है देवता थॉट का बेटा। अगर हम इस नाम में से टट हटा दें तो सिर्फ मोज बचेगा और इसका मतलब होता है का बेटा। इसके अलावा मूसा नाम भी मूस से मिलता जुलता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाइबल में हजरत मूसा की कहानी का जो काल है, ठीक उसी समय पर टटमोस इतिहास के पन्नों से गायब हुआ था। बाइबल ये भी कहता है कि हजरत मूसा की परवरिश सिंहासन के युवराज के साथ ही हुई थी। ये भी कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक टटमोस ही असल में बाइबल के हजरत मूसा थे। हाल ही के वर्षों में अहमद ओस्मान जैसे इजिप्टोलॉजिस्ट ने भी फ्रॉयड से मिलती जुलती राय दी है। फ्रॉयड ने अखनाटन और यहूदी धर्म के बीच की समानताओं को देख लिया था। उन्होंने बताया कि अखनाटन की गद्दी छोड़ने के बाद टुटमोसिस ने अखनाटन के धर्म को अपना लिया, जिसमें एक ईश्वर था जिसकी कोई तस्वीर नहीं थी, और उसे उन्होंने इजराइलियों को दे दिया था। उस वक्त इजराइलियों के मिस्र से साइनाई तक जाने का बस यही एक सबूत है। हैरानी की बात तो ये है कि जब इजरायली मिस्र से पलायन कर रहे थे, तभी आखेनाटन के अनुयायियों को भी मिस्र छोड़ने पर मजबूर किया गया था।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि हजरत मूसा और आखेनाटन की कहानियां मानव सभ्यता को एक अलग दिशा में ले जाने की परग्रहियों की योजना का हिस्सा थी? प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों के मुताबिक आखेनाटन की तरह हजरत मूसा की जिंदगी से जुड़ी कई घटनाएं भी उनके परग्रही संबंधों की ओर इशारा करती हैं। क्या परग्रहियों ने पहले आखेनाटन और बाद में हजरत मूसा के जरिए हमारे इतिहास की दिशा को बदलने की कोशिश की? और क्या इसी वजह से सम्राट तूतनखामन की कब्र को वो श्राप भी दिया गया हो, ताकि इससे जुड़े सुराग तब तक छिपे रहे जब तक मानव सभ्यता सच जानने के लायक ना हो जाए? इजिप्शियन म्यूजियम, कायरो, इजिप्ट। यहाँ प्रदर्शित सम्राट तूतनखामन के साथ एक और चीज रखी है। लकड़ी का बना एक संदूक जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ी है और उसके ऊपर बैठी है सियार की एक मूर्ति, जिन्हें मिस्र का अनुबस देवता माना जाता है। जब हावर्ड कार्टर और उनकी टीम ने सन 1926 में 5वीं बार सम्राट तूतनखामन की कब्र की खुदाई शुरू की, तब उन्हें कब्र में बने खजाना कक्ष के मुख्य दरवाजे की पहरेदारी करने वाला ये अनूठा संदूक मिला था, जो काफी हद तक यहूदी ईसाई मान्यता की सबसे पवित्र चीज से मिलता जुलता है, द आर्क ऑफ द कोवेनेंट से। कोवेनेंट का आर्क प्राचीन इजराइल की सबसे पवित्र चीज थी। वो असल में बबूल की लकड़ी से बना एक संदूक है जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई थी। इसके ऊपर बने हैं 2 पौराणिक जीव, फरिश्ते। इसके अलावा संदूक की दोनों तरफ छल्ले बने हैं जिनमें डंडे डालकर उसे उठाया जाता था। टूटनखामन के कब्र से हमें जो चीजें मिली हैं वो असल में कोवेनेंट के आर्क का मिस्र वाला रूप है। और अगर हम ये मान लें कि युवराज टटमूसिस ही ऐतिहासिक हजरत मूसा थे, तो जाहिर है जब वो इजरायलियों को लेकर साइनाई के बेहड़ों में जा रहे थे तभी उन्होंने उनसे वो कोवेनेंट का आर्क बनवाया हो। वो भी ठीक वैसा ही है जैसा टूटनखामन के कब्र में मिला संदूक। लेकिन अनुबस के संदूक और आर्क ऑफ द कोवेनेंट के बीच इतनी समानता की क्या वजह है? बाइबल के मुताबिक जब हजरत मूसा ने माउंट सिनाई पर परमेश्वर से बात की थी, तब उन्हें आर्क ऑफ द कोवेनेंट बनवाने के निर्देश दिए गए थे। मगर कुछ प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों के मुताबिक वो आर्क पहले से ही इजिप्ट में मौजूद था। कई देवालयों की दीवारों पर बने चित्रों में एक ऐसा यंत्र बना है जो काफी हद तक कोवेनेंट के आर्क से मिलता है। एबिडोस में बने सेती के देवालय में ओसाइरस चैपल है और वहां की दीवारों पर मानव सभ्यता के सबसे शक्तिशाली यंत्र का चिन्ह बना है। उसका नाम था ओसाइरस यंत्र। वो स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ियों का काम करता था और बहुत से लोग ये नहीं जानते कि वो ओसाइरस यंत्र असल में बाइबल का कोवेनेंट का आर्क था। तो क्या सम्राट तूतनखामन की कब्र में मिला अनुबस का संदूक असल में ओसाइरस यंत्र की नकल था और वही बाद में दुनिया भर में आर्क ऑफ द कोवेनेंट के नाम से जाना गया? क्या ये नहीं हो सकता कि वो आखेनाटन के पास था और जब हजरत मूसा ने मिस्र छोड़ा तब वो उसे भी अपने साथ ले गए? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि ऐसा ही हुआ था। वो ये भी कहते हैं कि उसके अंदर परग्रही टेक्नोलॉजी छिपी थी। बाइबल में इस बात की चर्चा है कि जब आर्क को सक्रिय किया गया तब बड़े पुजारी एरन की 2 बेटे उसकी तरफ बढ़े। बाइबल के मुताबिक चूंकि वो दोनों पूरी तरह से तैयार नहीं थे, इसलिए वहां पे अचानक से आग लगी और वो दोनों वहीं पे भस्म हो गए। मगर मिथक कहते हैं कि वो आग असल में प्रकाश की 2 किरणें थीं जो उनके नथनों से अंदर गईं और उन्हें अंदर से जला दिया। सुनने में ये आज के बिजली से सजाए मौत देने की जैसा ही लगता है। कहा जाता है कि अर्क से बिजली निकलती थी और वो उड़ सकता था। कोवेनेंट का अर्क इंसान और देवताओं के बीच संचार करने वाला यंत्र था। इसके बारे में महापलायन के समय ईश्वर ने खुद बताया था। तो क्या ऐसा था कि वो देवता एक परग्रही थे और कोवेनेंट का आर्क एक ऐसा यंत्र था जिसकी मदद से हजरत मूसा और एरन एक दूसरे से बात करते थे?
या पृथ्वी का चक्कर लगा रहे किसी अंतरिक्ष यान से। अगर परग्रहियों ने हजरत मूसा और उनसे पहले आखनाटन को ये निर्देश दिया कि वो इजराइलियों को एक ईश्वर वाली नई आस्था की तरफ ले जाएं, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्या ये नहीं हो सकता कि वो परग्रही ये नहीं चाहते थे कि इंसानों की आने वाली पीढ़ियों को ये पता लगे कि उन्होंने हमारे विकास में दखल दिया था? अगर एक ईश्वर वाला नया धर्म शुरू हो जाता तो लोग अमून राज जैसे देवताओं पर ध्यान देते और बाकी सारी बातें मिथक बन जाती। परग्रही हमारी असली कहानी को तब तक हमसे छिपाना चाहते थे जब तक हम उन्हें जानने लायक नहीं हो जाते। क्या परग्रहियों ने पहले आखनाटन और बाद में हजरत मूसा के जरिए हमारे इतिहास की दिशा को बदलने की कोशिश की? और क्या इसी वजह से सम्राट तूतनखामन की कब्र को वो श्राप भी दिया गया हो, ताकि इससे जुड़े सुराग तब तक छिपे रहे जब तक मानव सभ्यता सच जानने के लायक ना हो जाए? शायद इस सवाल के जवाब हमें इस बात की जांच से मिले कि हजरत मूसा के बाद आर्क ऑफ द कॉवेनेंट का क्या हुआ और फिर वो श्राप कहां से आया। जेरूसलम 586 ईसा पूर्व। आखनाटन की मौत और हजरत मूसा और इजराइलियों के मिस्र से महापलायन के करीब 750 साल बाद माना जाता था कि आर्क ऑफ कॉवेनेंट सोलोमन के देवालय में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। लेकिन बाद में बेबीलोन की सेना ने शहर को घेर लिया और फिर वो जेरूसलम शहर की दीवारें तोड़कर अंदर चली गई। 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन की सेना ने सोलोमन के देवालय को नष्ट कर डाला। अब सवाल ये उठता है कि कॉवेनेंट की आग का क्या हुआ? इतिहास कहता है कि बेबीलोन की सेना ने सोलोमन के देवालय में रखी हर चीज लूट ली, लेकिन उसमें कहीं आर्क ऑफ द कॉवेनेंट का जिक्र नहीं आता। एक कहानी में इस बात का जिक्र जरूर है कि सम्राट सोलोमन का रानी शीबा के साथ एक बेटा था, मेनेलिक, और मेनेलिक ही बेबीलोन की सेना के हमले से काफी पहले आग को चुराकर इथोपिया ले गया था, जहां उसने आक्सम शहर के एक छोटे गिरजे में आग को छुपा दिया था, जहां वो आज तक रखा है। मगर बहुत से लोग मानते हैं कि आग बेबीलोन की सेना के हमले के काफी बाद तक सोलोमन के देवालय में ही था, जिसे बाद में प्राचीन नाइट्स टेम्पलर वहां से जेरूसलम ले गए। नाइट्स टेम्पलर वो रहस्यमय योद्धा साधु थे जिनकी सेना 12वीं सदी में बनाई गई थी। जेरूसलम के सम्राट बॉल्डविन द्वितीय ने उन्हें अपने महल का एक हिस्सा दिया था, आज का टेम्पल माउंट। कई इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि उनका काम था जेरूसलम में सोलोमन के देवालय में खुदाई करना और उसी खुदाई के दौरान उन्हें देवालय के नीचे एक छिपे हुए कक्ष में एक गुप्त कमरा मिला, जिसके अंदर कॉवेनेंट का आर्क रखा था। तो क्या आर्क ऑफ द कॉवेनेंट नाइट्स टेम्पलर के पास था? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक कहते हैं हाँ, उनके ही पास था। वो ये भी मानते हैं कि सम्राट तूतनखामन की कब्र की तरह आर्क भी एक श्राप से सुरक्षित था। यूटिलासिटी, पेरिस, फ्रांस, 18 मार्च सन 1314। 7 साल तक यातना सहने के बाद जाक्स दे मुले 23वें और नाइट्स टेम्पलर के आखिरी ग्रैंड मास्टर को सम्राट फिलिप द फोर्थ और पोप क्लेमेंट द फिफ्थ के आदेश पर फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि सम्राट फिलिप किसी तरह से टेम्पलर्स को खत्म करके उनका खजाना पाना चाहता था ताकि अपना कर्ज उतार सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सम्राट फिलिप और पोप को ये भी मालूम था कि कॉवेनेंट का आर्क टेम्पलर के पास है और वो असल में उसे पाना चाहते थे, उस परग्रही यंत्र को जो उस वक्त नाइट्स टेम्पलर के पास था। जाक दी मुले को मौत की सजा सुनाई दी गई। उन्होंने अपनी मौत से पहले पोप क्लेमेंट पंचम और सम्राट फिलिप चतुर्थ दोनों को श्राप दे दिया। लेकिन वो यही नहीं रुके। जाक दी मुले ने सिर्फ सम्राट को ही नहीं बल्कि उसके पूरे कैपेशियन वंश को श्राप दिया था।
उसके कुछ समय बाद ही एक अनोखी बीमारी से पोप की मौत हो गई। जिस चर्च में पोप की अंतिम क्रिया होनी थी वो जल गया। सम्राट की मौत हो गई और उसके बाद जो राजा बना उससे सिंहासन छिन गया। और ये सब कुछ ग्रैंड मास्टर की फांसी के कुछ समय बाद ही हुआ था। अब वो श्राप सच लगने लगा था। उसके बाद अगले 14 साल के अंदर सम्राट फिलिप के तीनों बेटों की मौत हो गई और फिर उसके इकलौते पोते की भी मौत हो गई। जाक दी मुले का श्राप सच साबित हुआ और कैपुचिन वंश ही खत्म हो गया। जाहिर है ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं सम्राट फिलिप और पोप को दिए गए श्राप का रिश्ता कोवेनेंट के आर्क से तो नहीं था, और कहीं वो श्राप उस यंत्र को सुरक्षित रखने के लिए तो नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि जो श्राप सम्राट तूतनखामन की कब्र की रक्षा कर रहा था वही आर्क ऑफ कोवेनेंट की भी रक्षा कर रहा था? और क्या ये नहीं हो सकता कि वो श्राप भी किसी परग्रही जीव का हो? 14वीं सदी में जब फ्रांस में नाइट्स टेम्पलार के साथ बेरहमी होने लगी तब स्कॉटलैंड उनकी सबसे सुरक्षित पनाह बन गया था। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि वो आर्क ऑफ कोवेनेंट भी अपने साथ ही ले आए थे और बाद में हेनरी सिंक्लार नाम का एक टेम्पलार उसे चुराकर नई दुनिया में ले गया और सन 1398 में नोवा स्कॉशिया पहुंचा। माना जाता है कि जब सिंक्लार उसे लेकर भागा था तब कनाडा के उस इलाके पर मिकमाक कबीले का राज था। उन्होंने अपने अभियान के लिए जो झंडा बनाया वो बिल्कुल टेम्पलार के युद्ध वाले झंडे जैसा था। नोवा स्कोशिया के इलाके में कई ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे पता लगता है कि टेम्पलर्स वहाँ थे। न्यूपोर्ट में रोड आइलैंड मीनार है जिसे शायद नाइट्स टेम्पलर ने ही बनवाया था। न्यू हैम्पशायर और मैसाचुसेट्स में पत्थरों पर हेलमेट पहने नाइट्स के चित्र हैं जिनके हाथ में तलवार है, और ओक आइलैंड पर एक बड़ा सा क्रॉस बना है। 1000 फुट लंबा वो क्रॉस 6 बड़े बड़े पत्थरों से बना है और उसका बीच वाला पत्थर इंसान के सिर जैसा लगता है और उसमें भी एक तरफ तलवार बनी हुई है। तो क्या आर्क ऑफ कोवेनेंट को आखिर में ओक आइलैंड पर दफन कर दिया गया था? इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें उस श्राप की जांच से मिल सकते हैं जो आज भी इस टापू पर बरकरार है। साल भर के अंदर ही उस कंपनी ने मनी पिट नाम के गड्ढे की खुदाई करते समय करीब 90 फुट की गहराई में पत्थर की एक स्लैब ढूंढ निकाली। उसे बाहर निकालने के बाद खुदाई करने वालों ने उसके ऊपर एक अनजान भाषा की चित्रलिपि में लिखी बातें देखी। ओक आइलैंड, नोवा स्कॉशिया, कनाडा, सन 1803। सिमियन लिंडसे ने ऑन्स्लो नाम की एक कंपनी बनाई जिसका मकसद था ओक आइलैंड पर छिपे खजाने की खोज करना। साल भर के अंदर ही उस कंपनी ने मनी पिट नाम के गड्ढे की खुदाई करते समय करीब 90 फुट की गहराई में पत्थर की एक स्लैब ढूंढ निकाली। उसे बाहर निकालने के बाद खुदाई करने वालों ने उसके ऊपर एक अनजान भाषा की चित्रलिपि में लिखी बातें देखी जिनसे वो पूरा पत्थर ढका हुआ था। उसके कुछ समय बाद ही वहां खजाने की खोज करने वालों पर विपत्तियां आने लगी। ओक आइलैंड को एक श्राप दिया गया था और उसके मुताबिक यहाँ दबा खजाना मिलने के पहले 7 लोगों की जान चली जाएगी, और सचमुच ऐसा हुआ भी। ओक आइलैंड पर कई बड़ी रहस्यमय मौतें हुई थी। इस टापू ने अपनी पहली बलि सन 1861 में ली थी। तब एक बॉयलर का कच्चे लोहे का पंप और एक भाप इंजन फट गया था। इससे एक आदमी झुलसकर मर गया और कई लोग घायल हो गए। सन 1897 में मेनर्ड काइजर की तब मौत हो गई जब वो जिस रस्सी से बंधे थे वो गरारी से बाहर आ गई और वो गड्ढे में गिर गए। सन 1965 में रॉबर्ट रिस्टाल भी एक गड्ढे में गिर गए थे। सांस लेने पर उनके शरीर में जहरीली गैस भर गई और वो बेहोश हो गए। उनके बेटे बॉबी और 2 दूसरे लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो वो भी मारे गए। इस तरह से मरने वालों की संख्या 6 तक पहुंच चुकी है।
तो क्या ये इस बात का प्रमाण है कि ओक आइलैंड सचमुच अभिशप्त है? और क्या वो श्राप उस पत्थर से तो नहीं जुड़ा जिसके ऊपर चित्रलिपि में कुछ लिखा था? जब हम उस 90 फुट के पत्थर को देखते हैं तब मन में यही पहला सवाल उठता है कि कहीं इस बात का सुराग तो नहीं कि ओक आइलैंड का खजाना असल में क्या है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि एक शापित ईंट उस राज को छिपाना चाहती है। इस बात में कोई शक नहीं कि ओक आइलैंड की इस ईंट और सम्राट तट की कब्र से मिली ईंटों में काफी समानता है। टेम्पलर्स ने अपने धर्म युद्ध के दौरान जेरूसलम के देवालयों से जो कुछ भी मिला था उसे ओक आइलैंड पर छिपाने की कोशिश की थी, और मुझे तो लगता है उन्हें या तो पूरा कोवेनेंट का आर्क मिला था या कुछ अंश मिले थे। और प्राचीन अंतरिक्ष विचार के मुताबिक कोवेनेंट के आर्क में एक परग्रही यंत्र रखा था। इससे एक बात तो समझ में आती है कि एक ऐसा संगठित समूह था जो ओक आइलैंड और सम्राट तट की कब्र के पीछे था, और उसका मकसद था कोवेनेंट के आर्क की हिफाजत, हजरत मूसा के मिस्र वाले विरासत की सुरक्षा और इस राज को छुपाना कि मानव सभ्यता की जड़ें दूसरे ग्रहों से जुड़ी हैं। तो क्या मिस्र का एक श्राप इस सच को छिपा रहा है कि मानव सभ्यता का मूल किसी और ग्रह से जुड़ा है? और क्या वो राज असल में आर्क ऑफ कोवेनेंट के अंदर छिपा है? बहुत से लोग मानते हैं कि इसका एक ही जवाब है हाँ, और इससे जुड़ा सबूत नोवा स्कॉशिया के एक दूर दराज के टापू पर जमीन से 160 फुट नीचे दफन है, और सम्राट तूतनखामन की कब्र की तरह उसकी रक्षा भी एक श्राप कर रहा है, और वो श्राप 7 लोगों की बलि के बाद ही खत्म होगा।